एक चीज़ और बताओ, हमारे यहाँ रियल एस्टेट में रोज़ के हम केसेस देखते हैं जिसमें सेलर ना अपना टैक्स बचाने के लिए कैश मांग लेता है। बट एक जो बेचारा फर्स्ट टाइम होम बायर है जिसने लोन लेके प्रॉपर्टी लेनी है, वो कैश लाएगा कहाँ से? तो ऑल दो पॉडकास्ट में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल ये जो लोग कैश मांग लेते हैं, ये टैक्स बचाने के लिए ही मांगते हैं या और भी कोई रीज़न होता है इनका? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सेलर ऐसा नेगोशिएट करता है वो इसलिए करता है कि इस पे उसका इनकम टैक्स ज़्यादा लग जाता है अगर वो पूरी सेल कंसिडरेशन को दिखाएगा। बिल्कुल और ठीक है। बायर भी इसलिए एग्री हो जाता है क्योंकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी बच जाती है। अच्छा। अगर वो पूरी सेल कंसिडरेशन को दिखाएगा पेपर पे, रजिस्ट्री डीड पे, तो उसको पूरी वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ। और अगर वो सर्कल रेट तक दिखाएगा या उससे नीचे दिखाएगा तो सर्कल रेट मिनिमम उस पर तो देनी पड़ेगी। हाँ। तो बायर और सेलर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, या आप भी तो ज़्यादा मुझसे जानते होंगे, तो वो सर्कल रेट पे ही अपना करते हैं। बट मैं इसको एडवाइस नहीं करता हूँ। हाँ। अल्टीमेटली अगर बायर ऐसा कर भी रहा है तो जब वो प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसको उसका जो भी उसने प्रॉपर्टी एक्चुअल वैल्यू पे खरीदी है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा। या एग्री। और जब नहीं मिलेगा तो आज तो उसने स्टैम्प ड्यूटी बचा ली, फ्यूचर में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा ना। या तो मेरा एडवाइस यही रहता है कि जो भी सेल कंसिडरेशन है आप उस पर पूरा पूरा रजिस्ट्री डीड में दिखाइए या और आप आगे उस पर टैक्स पे कीजिए, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो या सेलर को उस पर कैपिटल गेन पे करना हो। इसमें मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, कल को मान के चलिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई या तो कल को आप क्लेम करोगे भी, सिविल सूट डालोगे भी, तो आप उसी वैल्यू का डाल सकते हो जो सेल डीड में एंटर्ड है। या। इसीलिए तो सर बिल्डर भी फ़ायदा उठाते हैं ना। आप सोचो कि जो भी बिल्डर फ्रॉड होते हैं या जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उसमें इसीलिए बायर भी क्लेम नहीं कर पाता। अगर किसी ने कैश दिया है बिल्डर को, तो वो कोर्ट में जाके लड़ भी नहीं सकता ना। करेक्ट करेक्ट। यही प्रॉब्लम आ जाती है। बट आप सोचो कि एक कैश उसी के पास होगा जो अपनी खुद कहीं से प्रॉपर्टी बेच के आया होगा, क्योंकि वो एक लूप है जो चलता रहता है। आपने प्रॉपर्टी बेची, आपको कैश मिला, आपने फिर आगे प्रॉपर्टी खरीद ली। बट जो एक फर्स्ट टाइम होम बायर है, वो बेचारा कैश कहाँ से लाएगा? फिर तो ऐसे वो कभी प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं खरीद पाएगा। नहीं पाएंगे, राइट, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और पेनल्टी सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी कैश में लोन लेते हैं या देते हैं उस पर पेनल्टी लगती थी, 100% पेनल्टी, जितना अच्छा। लोन का अमाउंट है। ओके। अब उसमें डेफिनेशन में ये भी कवर कर लिया है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं इन कैश मोर देन 2 लाख रुपीज, तो आपका उस पर भी 100% पेनल्टी लगेगा। ओह तो अच्छा। अब आप मान के चलिए कल को वो सूट फाइल करता भी है बायर उसके जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, और वो ये कहता है कि मैंने 50 लाख तो रजिस्ट्री डीड से बाय बैंक चैनल दिया है और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने कैश में दिया है, तो देयरफॉर उसने खुद एडमिट कर लिया कि मैंने कैश में दिया है। फंस जाएगा। तो चाहे उसकी रिकवरी हो ना हो, सिविल सूट में उसके फेवर में डिसीजन आए ना आए, इनकम टैक्स वाले तो जरूर आ जाएंगे क्योंकि उसने खुद एडमिट किया है।